अब हम करते हैं एक और एक्टिविटी जिसमें हमने ये कांच का गुटका लिया है। इस कांच के गुटके को हमने कागज पे रख के इसका एक आउटलाइन या बाउंड्री बना दिया। उसके बाद हम इसी बाउंड्री पे इसको रख देंगे। अब हमें इससे देखना है कि वाकई में क्या प्रकाश की किरण इसमें जाएगी, तो वो वायु से कांच में जाने के बाद यानी विरल से सघन माध्यम में जाने के बाद अभिलंब की तरफ मुड़ती है। इस कांच के गुटके के एक तरफ हम ये सीक लगा देते हैं, 2 सीक हम लगाते हैं। ये वैसे ड्राइंग पिन्स और ड्राइंग बोर्ड पे किया जाता है, लेकिन हमने इसको जुगाड़ से बनाया है थर्माकोल के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं सीधा एकदम, ताकि एक तरफ से देखने पे इनका ऊपर का सिरा एक के पीछे दूसरा नजर आए। ठीक है, अब कोई बच्चा इधर आए, यहाँ से नीचे से दिखेगा ऐसे करके। इसमें और 2 सीक डालनी है कि पीछे की सीक जो दोनों हैं वो एक दूसरे के पीछे छुप जाए, और ये तीसरी सीक जो होगी वो बाकी दोनों सीकों को छुपा ले। ठीक है, और देखना हमें इस कांच के गुटके के अंदर से है, ऊपर से नहीं देखना है, कांच के गुटके के अंदर से देखना है। और इसको एक लाइन में और 2 सीकें लगाने की कोशिश हमको करनी है। ये वाली जो सीक है, ये पीछे वाली सीक को जब हम शीशे में से देखते हैं ग्लास स्लैब के नीचे से गुटके के अंदर, तो हमको ये एकदम इसके पीछे छुपी हुई दोनों सीकें दिखाई देती है। हमको ऊपर नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, हमको नीचे देखना है इसके अंदर से। ठीक है, अब इसके अंदर से देख रहे हैं, तो हम जब चौथी सीक लगाने जाते हैं तो ये पूरी तरह से पीछे की सीकों को छुपा देती है। ग्लास स्लैब के अंदर से देखना, ऊपर से नहीं देखना है। ठीक है, ऊपर तो अलग दिशा में दिख रहा है, लेकिन जब हम नीचे की इस खड़ी सतह से देखते हैं तो हमको पीछे की सीकें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब हटेंगे तो दिखाई देंगी। समझ आ रहा है ना? अब हम इन सीकों को उठा लेंगे, चारों को, और ग्लास स्लैब को भी हटा देंगे। और ये जो 2-2 बिंदु हैं ग्लास स्लैब के बाउंड्री के आगे और पीछे, इनको मिला देंगे हम स्केल से। ठीक है, थोड़ा मोटा छेद हो गया क्योंकि ये थर्माकोल है। ये छेद एकदम एक बिंदु के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको ड्राइंग पिन से और ऑल पिन से बनाते हैं, और हमने किससे बना दिया है, इसको टूथपिक से बना दिया है, जो मोटा मोटा छेद कर दे रहा है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चांदा लेके आओ। आपतित किरण जिस बिंदु पे आ रही है, आपतन बिंदु पे हम एक अभिलंब बनाते हैं 90 अंश का कोण। ठीक है, और जिस बिंदु पे निर्गत किरण कांच में से वायु में आ रही है, उस पे भी हम एक 90 अंश का कोण बना देते हैं। वो दूसरा अभिलंब हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जब इसको हम इससे जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये जो किरण कांच के गुटके के अंदर घुसी, ये थोड़ी सी झुक गई है, यानी एंगल आई जो है उससे एंगल आर छोटा है। क्यों? इसको नापेंगे हम, ये है 31, ये 31 है, और ये जो है इसको ऐसे नापा जाएगा। ठीक, ये है 24, कितना है ये 24, और ये जो है ये फिर से 31 हो जाता है ना, ये फिर से 31 डिग्री हो जाता है। तो अब स्पष्ट कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपतित किरण है, जो आपतन कोण बन रहा है, उससे कम है अपवर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण जब कांच के गुटके के अंदर जा रही है
तो वो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जा रही है, तभी तो इस एंगल से एंगल छोटा हो गया ना। हाँ, ये किरण इधर से आ रही है तो कांच में घुसने के बाद ये क्या हो जा रही है, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। इसी को अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से जब यहाँ हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर से कोण बढ़ जा रहा है। इसका मतलब सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है ना, अभिलंब से दूर हट रही है। और विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। समझ आया? अब हम दूसरी गतिविधि करते हैं जिसमें हम प्रिज्म से अपवर्तन देखेंगे। इस प्रिज्म का भी हमने बाउंड्री बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा इसके किनारे टूटे हैं लेकिन फिर भी अपवर्तन हम इससे देख सकते हैं। ये दो सीके हमने गाड़ दी है, ये हमारी आपतित किरण को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हमको इधर से देखना है कि इसमें ये दोनों सीके एक दूसरे के पीछे छुपी हुई कहाँ दिखाई दे रही हैं। और इस सीक को हमें छुपा देना है एक और सीक के पीछे, उसको थोड़ा और आगे गाड़ना है। अब इस सीक के पीछे चारों सीकें छुपी हुई दिखाई देंगी हमको, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक ही सीक है। अगर हम सही एंगल से देखते हैं तो हमें लगता है कि एक ही सीक गड़ी है, ठीक है। जबकि इसके पीछे सारी सीकें हमको ऐसे होने पे दिखाई देंगी। दिख रही है ना? पीछे वाली भी दिख रही है, आगे वाली भी दिख रही है। अब जब हम ऐसे देखते हैं क्या होता है, सारी सीकें पहली सीक के पीछे छुप जाती है। तो अब हमें इनको हटा के और इनके जहां जहां ये गड़ी थी वहां पे निशान बना देने और उनको स्केल से जोड़ देना है, ठीक है। देखो इसमें प्रिज्म जो है 7 रंग भी दिखा रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है? हाँ, इस पे जो लाइट पड़ रही है इसको रेनबो में कन्वर्ट भी कर दे रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन भी इसी में हो जा रहा है। दिखाई दिया? हाँ, वेरी गुड। अब हम प्रकीर्णन भी कर लिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रैक्शन भी कर लेंगे, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन भी इसके माध्यम से हम देख लेंगे कि कैसे ये कर रहा है, ठीक है। अब हम इनके बिंदुओं को मिला देंगे, है ना, ठीक है। रेनबो लौक रहा है? वेरी गुड। कौन कौन से कलर लौक रहे हैं? बताओ, कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं? ब्लू दिख रहा है और येलो? अच्छा, ग्रीन भी दिख रहा है, ऑरेंज भी दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है। प्रिज्म ये काम कर रहा है कि प्रकाश की श्वेत किरण को 7 रंगों में बांट रहा है ना। कौन कौन से कलर? वायलेट, बोलो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसको विबग्योर कहते हैं। और दूसरा हम इससे अपवर्तन भी देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सीकों को निकाल देते हैं, प्रिज्म को हटा देते हैं और आपतित किरण और निर्गत किरण को हम बनाते हैं और फिर इन दोनों को मिलाते हैं प्रिज्म के अंदर। देखें क्या परिणाम निकलता है। थोड़े मोटे बिंदु होने के कारण हो सकता है परिणाम एकदम 1-1 डिग्री सही ना आए, लेकिन फिर भी कुछ अनुमान हम लगा लेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये कौन सी किरण है? आपतित। और ये क्या है? निर्गत किरण, यानी ये इसमें से निकल के बाहर आ रही है। अब अंदर हम देखते हैं कि अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे हम बनाएंगे 90 अंश का कोण। ये हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। और इस बिंदु पे भी हम बनाएंगे 90 अंश का कोण। ठीक है।
इसी तरह का चित्र तुम्हारे किताब में बना हुआ है, दिखाओ। ये वाला दिख रहा है? हमारा भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा। अब हम इन किरणों को जब जोड़ेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण को पकड़ो, ये ऐसे रखो। जब हम आपतित किरण और निर्गत किरण को जोड़ते हैं तो ऐसा ही कुछ हमारा चतुर्भुज जैसा बन जाता है अंदर, है ना। और हमारा जो एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा है, दिखाओ। इसमें एक एंगल डी होगा, वो नहीं है बाबू। अब इस आपतित किरण को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जब ऐसे करके, और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो इन दोनों का जहाँ पे संगामी बिंदु होता है, जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती हैं, वहाँ पे हमारा बनता है एंगल ऑफ डिविएशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। माने ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है ना, तो कितना विचलित हो रही है, इतना विचलित हो गई ना। ये जाती अगर खाली हवा से जाती तो सीधी जाती, है ना। बीच में जब प्रिज्म आ गया, क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर नहीं होती है सतह, है ना, कोण पे होती है। तो इसीलिए इतना ज्यादा जो है इस आपतित किरण में क्या आ जा रहा है, इसके मार्ग में इतना बदलाव आ जा रहा है। ठीक है, इतना ये मुड़ जा रही है, एंगल ऑफ डिविएशन के बराबर इतने अंश पे ये मुड़ जा रही है ना, प्रिज्म से होके जाने के बाद। समझ आया? तब अब तुम्हारे पुस्तक में जो चित्र दिया है उसमें क्या दिखाया है, जो इंद्रधनुष के अंदर लाल रंग होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाला कलर जिसको हम कहते हैं, वो सबसे कम मुड़ता है, दिखाई दे रहा है ना। और जो वायलेट है, बैगनी है, वो सबसे अधिक मुड़ता है ना। सबसे अधिक कौन सा रंग मुड़ रहा है? बैंगनी, शुरुआत का, है ना। विबग्योर में सबसे पहला रंग सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलता है या प्रिज्म के आर पार जाता है तो मुड़ता है, ठीक है। और लाल रंग की जो किरण होती है वो सबसे कम मुड़ती है, याद रहेगा। और इसी विबग्योर के क्रम में देखो, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसी क्रम में ये इनका जो झुकाव होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा झुकी बैंगनी किरण, उसके बाद नीली, उसके बाद आसमानी, फिर हरी, पीली, नारंगी और लाल। समझ आया?